नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ है सीजीपीएससी 2016 लेके आए हैं। 2016 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और जो आर्ट्स एंड कल्चर या फिर हमारा जो फिलोसॉफी के क्वेश्चन हैं, ये हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में देख रहे हैं। इससे पहले हमने 2012, 2013, 2014, 2015 को देखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। ठीक है, तो महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, तो बहुत ही ऑप्शन में है कावेरी, ताप्ती, महानंदा और गंगा। ठीक है, तो महानदी का नाम बहुत इजी क्वेश्चन रहा था क्योंकि गंगा हो नहीं सकता, कावेरी ऑलरेडी है और ताप्ती है, तो इसका ओरिजिनल जो आंसर था वो था महानंदा। महानंदा एक्चुअली क्या था, ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, आपको बता दूं क्या किया गया था, डिलीट किया गया था, लेकिन ऑप्शन में है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें कि महानदी का अलग अलग युग में क्या क्या नाम है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सतयुग आता है। सतयुग के बाद जो आता है वो आपका क्या आता है, त्रेता युग आता है, त्रेता युग। ठीक है, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग और द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। ठीक है, कल युग। तो ऐसे 4 युग हुए, 4 युग में अलग अलग नाम मिले इनको। ठीक है, कल युग। ओके, जैसे सतयुग की बात करें तो नीलोत्पल्ला, क्या बोलते हैं इसको, नीलोत्पल्ला। ठीक है, नीलोत्पल्ला। ओके, त्रेता युग की हम लोग बात कर रहे हैं, सतयुग में हम लोग बोलते हैं नीलोत्पल्ला। त्रेता युग में हम लोग बात करें तो त्रेता युग में ही क्या हुआ कि श्रृंगी ऋषि के शिष्य, श्रृंगी ऋषि यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य का नाम था महानंदा था। और इसी महानंदा से जो कहाँ पे निवास करता था, यह निवास करता था सिहावा पे। कहाँ पे, श्रृंगी ऋषि के पर्वत पे। तो सिहावा जो कि धमतरी पे है। ठीक है, और ये धमतरी पे जो एक पर्वत, मेरूर पर्वत भी बोलते हैं, हालांकि उसको नहीं जानना है। तो प्रिय शिष्य सिहावा पे उसके जो शिष्य का नाम क्या था, महानंदा। और महानंदा ये श्रृंगी ऋषि कौन सी युग का है, अब क्वेश्चन आता है कि महानंदा तो ठीक है, क्यों नाम पड़ा ये भी ठीक है, लेकिन श्रृंगी ऋषि कौन के युग है। तो आपको बता दूं कि राजा दशरथ जो राम जी के पिताजी थे, उनके दामाद जी का नाम था, उनकी एक पुत्री थी, उनके जो श्रृंगी ऋषि, उनके क्या थे, श्रृंगी ऋषि, उनके दामाद जी का नाम था। तो उनके प्रिय शिष्य उसी युग में होंगे। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया गया, क्योंकि महाभारत काल में महानंदा नहीं था। कौन सी युग में था, ये त्रेता युग में था, आपको याद रखना है। कौन सी युग में, त्रेता युग में था। ठीक है, सतयुग में हम नीलोत्पल्ला बोलते हैं, त्रेता युग में महानंदा बोलते हैं, द्वापर युग में हम लोग बात करें चित्रोत्पल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्रोत्पल्ला। ठीक है, चित्रोत्पल्ला बोलते हैं इसको। ठीक है, चित्रोत्पल्ला। और कई जगह इसी में से एक पार्ट जो आएगा आपका क्या आएगा, महाभारत काल। ठीक है, इसमें इसको जैसे महानंदा नहीं था, चित्रोत्पल्ला ही याद रखेंगे, और कलयुग में याद रखेंगे महानदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना, नीलोत्पल्ला, महानंदा, चित्रोत्पल्ला और महानदी। ठीक है, ओके, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस की श्रेणी पे। पिन कैसे मोटा होता है यार, सॉफ्टनेस स्वीटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से। यह देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि महानदी के और कुछ नाम पूछा जाता है। महानदी का नाम जैसे पूछा जाता है कि वायु पुराण में क्या था, ऐसे करके। ठीक है, वायु पुराण में जैसे क्या है, तो नीलोत्पल्ला है, नीलोत्पल्ला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जैसे कि इसका और क्या क्या नाम है, तो देखिए ऋषि तुल्या, क्या नाम है, ऋषि तुल्या। ठीक है, ऋषि तुल्या याद रखेंगे। ठीक है, कनक नंदिनी, क्या बोलते हैं, कनक नंदिनी, सोने की बेटी। ठीक है, ऋषि तुल्या, कनक नंदिनी और महाश्वेता, एक नाम इसका महाश्वेता भी है, जिसको हम ये तीनों को प्राचीन काल में कहा जाता था। क्या बोलते थे, प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या क्या था, तो ऋषि तुल्या, कनक नंदिनी और महाश्वेता। ठीक है, उसके बाद उसके युगों को पढ़ना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, या कई जगह ये क्वेश्चन आपको अणुवाद के जनक भी मिलेगा। क्या मिलेगा, अणुवाद का जनक कौन थे, अणुवाद के जनक कौन थे। ठीक है, तो अणुवाद के जो जनक थे वो कौन थे, तो सबसे पहले देखिए इसका जो ऑप्शन है, कपिल है, गौतम है, कणाद ऋषि हैं और पतंजलि हैं। तो इसका ऑप्शन है कणाद, सी। ठीक है, तो क्या होता है आपके, हम लोग अणुवाद के बारे में जानते हैं या फिर परमाणुवाद के बारे में जाने, तो ऋषि जो कणाद थे
ऋषि कणाद के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले इसके जो दर्शन थे उसे हम बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। क्या बोलते हैं? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन क्या था? दूसरा, इनका जो दर्शन था वो आरंभवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? आरंभवाद। आरंभवाद में दो दर्शन आते हैं, एक दर्शन आता है न्याय और एक दर्शन क्या आता है आपका? वैशेषिक। वैशेषिक इसका मतलब क्या है कि दुनिया की जो उत्पत्ति हुई है, क्या हुआ है? तुरंत सृष्टि की उत्पत्ति क्या होती है? आरंभ से होते हैं। ठीक है, किसी कार्य कारण सिद्धांत से नहीं होता। तो यह लोग क्या करते हैं? कार्य कारण सिद्धांत को क्या करता है? अस्वीकार करते हैं। कार्य कारण सिद्धांत, ये कार्य कारण सिद्धांत है किसका? तो ये सांख्य दर्शन का है, ये बौद्ध दर्शन का है। इन दोनों को क्या करता है? कार्य कारण सिद्धांत को अस्वीकार करता है, नहीं मानता है। तो सांख्य बौद्ध के क्या है? उल्टा है। कौन कौन सा? न्याय और वैशेषिक। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? सृष्टि की उत्पत्ति अणु से हुई है बोलते हैं, अणु या परमाणु से भी हुई है बोलते हैं। ठीक है, यही से क्या हुआ? सृष्टि की उत्पत्ति हुई कहते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो अणु हैं वो आपस में मिलकर क्या किया? इस दुनिया का निर्माण कराते हैं। जैसे कि एक होता है सी होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक क्या होता है? ऑक्सीजन। ये तीनों मिलके ही CHO मिलके क्या हुआ? आरंभवाद का जन्म या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली ये जो दर्शन का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखेंगे कि कपिल, गौतम और पतंजलि का क्या है। तो देखो, कपिल जी के बारे में याद रखना, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कौन से दर्शन? सांख्य दर्शन। गौतम मुनि जो हैं वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन को लेकर आए थे। और पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है? सारा चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है? ये क्वेश्चन है, उपनिषद का क्वेश्चन है। ठीक है, उपनिषद के क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे ठीक से, तो जैसे कि हम लोग देखें, ठीक है, देखो ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सफेद घोड़ा इनमें से किसी का नहीं है। एक्चुअली सफेद घोड़ा जो है वो श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद में इसके बारे में बताए गए हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में सफेद घोड़े के बारे में बताया गया है, इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में क्या बताया गया। तो यहाँ पे क्या किया कि श्वेताश्वर मतलब ईश्वर के सफेद घोड़े के समान की गई है। उपनिषद में सफेद घोड़ा का वर्णन की गई है। ठीक है, एक आपको याद रखना है कंठोपनिषद, इसमें इसका जो मुख्य विषय वस्तु आता है वो आता है यम नचिकेता संवाद। यम और नचिकेता के बीच दुनिया कैसा है? तो इसमें पूछा आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, स्वर्ग क्या होता है। ये सारी चीज की जानकारी आपको इसी चीज में मिला जब नचिकेता जो रहता है वो यम से क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके। दूसरा और देखते हैं छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है? 3 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? 3 आश्रम कौन कौन सा? तो देखिए कौन कौन सा होता है। सबसे पहले क्या आता है आपका? एक आता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो होता है गृहस्थ आश्रम। तीसरा क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, चौथा जो आता है वो होता है आपका संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम इसमें नहीं है। संन्यास आश्रम जो रहेगा, अगर इसमें हम लोग संन्यास को जोड़ दिया जाए, संन्यास को जोड़ दिया जाए, तब वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा छांदोग्य की जगह क्या हो जाएगा? जम्बालो, जम्बालो उपनिषद, जम्बालो उपनिषद। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए, और एक हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें क्या बोला गया? मनुष्य को देवता के तुल्य माना गया है। तो कौन सा उपनिषद है जिसमें मनुष्य को देवता के तुल्य माना गया है? तो आपको याद रखना तैत्तिरीय उपनिषद।
ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें, अगर देखो उपनिषद से क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उपनिषद से, तो उपनिषद से क्वेश्चन आता है, टोटल जो रहता है इसकी परिभाषा पूछा जाता है। परिभाषा क्या है, कितने उपनिषद है पूछा जाएगा, कितने मतलब 13 उपनिषद है, 13 की विषय वस्तु पूछा जाएगा। विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में, हाँ विषय वस्तु के बारे में बात किया गया है। और आपको कौन से वेद का उपनिषद है ये बताना है, आपको कौन से वेद का कौन से उपनिषद है, इसको पूरा बताना रहता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपधन निषद मतलब होता है समीप बैठना। क्या होता है, समीप बैठना, सानिध्य में रहना या समीप बैठना बोलते हैं इसको। मतलब जब गुरुजनों की बात को आप जानेंगे, जिसमें आप आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है, जीवन क्या होता है, जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारे चीज के अगर अपने मन में क्वेश्चन उठते हैं और आप पूछते हो तब उस विषय को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक के दक्षिण भारत में और उसकी राजधानी में रही। तो ये क्वेश्चन जो सही जोड़ी वाले आते हैं बहुत ही अप्रोचेबल रहता है और बहुत सही लगा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, क्या है, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। जहाँ पे अगर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर ये जो मदुरई है पांड्य शासकों का है। ठीक है, चेर चोल का तंजौर है, और पल्लव का कांचीपुरम है। चेर का पांडुचेरी नहीं है, चेर का पांडुचेरी नहीं है, चेर का क्या है, केरल है। ठीक है, याद रखना। जैसे कि मछली की आंख, तो मछली का प्रतीक ये हो जाता है। चोल तंजौर वाले हैं, ये शंकर जी को मानते हैं, शैव धर्म का है। और पल्लव कांचीपुरम वाले वैष्णव धर्म को मानते हैं। ठीक है, और जो चेर लोग होते हैं वो लोग धनुष को प्रतीक चिन्ह मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा, पांड्य का मदुरई मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा, चेर का हो जाएगा आपका केरल, और चोल का हो जाएगा तंजौर, जो कि शंकर जी को मानते हैं। और बाद में पढ़ेंगे जैसे कि आपको क्या करना है, दक्षिण भारत के अगर इतिहास पढ़ना है आपको, तो दक्षिण भारत के इतिहास को देखिए, एक प्राचीन में बांटते हैं, ठीक है, एक तो मध्य में बांटना है, एक तो आधुनिक में बांटना है। प्राचीन भारत में खास तौर पे आपको संगम काल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, संगम काल। ठीक है, पाषाण काल में कुछ कुछ जगह मिले हैं, उसी को देख लीजिए, उसके बाद उसका साउथ इंडिया का उतना इतिहास नहीं रहा है। मध्यकाल में जब से आएंगे तो देखिए, जैसे कि ये संगम काल हो जाएगा, इसी में आपको पल्लव पढ़ना है, इसी में आपको चोल पढ़ना है, इसी में आपको चेर पढ़ना है, थोड़ा से पांड्य पढ़ना है। ठीक है, मध्यकाल में आपको पढ़ना है साउथ इंडिया से विजयनगर, ठीक है, बहमनी, ये दो इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, और आधुनिक काल में आपको निजाम हो गया, ये सारे कंपनी का शासन हो गया, ये सारे एक्टिव पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। ऑप्शन है ताराचंद, एम एस सेन, सावरकर और आर.सी. मजूमदार। तो मजूमदार और ताराचंद दो प्रमुख इतिहास लेखनकारी हुए। जैसे इतिहास लेखन की शैली में जो ताराचंद है वह मजूमदार का नाम खासतौर पे फेमस होता है। इसी में से एक जो कॉन्सेप्ट है आर.सी. मजूमदार का कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था एक, ठीक है, ना तो राष्ट्रीय था और न ही क्या था, स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसको क्रांति नहीं मानते। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सावरकर ने इसको सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष माना, ये भी याद रखेंगे। बाकी दोनों के कमेंट नहीं आए हैं। हालांकि सेन की एक पुस्तक है 1857, ये प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखिए, तो 1857 की क्रांति में आपसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। 1857 की क्रांति में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है उद्भव के कारण, क्या कौन सा एक है जिसके कारण क्या हुआ, उसको उद्भव हुआ। दूसरा प्लेस, नेतृत्व, ठीक है, प्लेस, नेतृत्व, ये सारा चीज पूछा जाएगा। उसके साथ ही कमेंट पूछा जाएगा, कमेंट, राष्ट्रीय कमेंट क्या क्या हुआ, कैसे निगेटिव रहा, पॉजिटिव रहा, राष्ट्रीय कमेंट ऐसे करके। और दमनात्मक प्रक्रिया देखेंगे, दमनात्मक प्रक्रिया, और एक देखेंगे प्रभाव। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, ठीक है, मुगल और मराठा युगीन सम्मिलित हैं। मुगल व मराठा युगीन की बात करें तो मुगल का आपको शासनकाल याद होगा कि 1556 में अकबर ने शासन किया था। ठीक है, और थोड़ा जाए तो 1526 से लेके 1857 तक को हम लोग मुगल काल बोलते हैं। मराठा काल में हम लोग देखें तो 1827 में चालू होता है ये। ठीक है, 1827 से चालू होता है और ये 1947 या तो 1857 तक की, इसको भी ले लेते हैं। इसी बीच में देखें तो मुगल मराठा काल सुमिलित हैं। देखो चौसा का युद्ध जो है सुमिलित नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ था 1539 में हुआ था। ठीक है, चौसा और कन्नौज का युद्ध जो था वो शेर शाह,
वर्सेस, ठीक है, हुमायूं के बीच हुआ था। तो ईयर में तो चल ठीक है, चल जाता है, लेकिन ये क्या था, ये मुगल काल का मराठा कालीन का बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1526 से चालू होता है। तो ये ईयर का दिक्कत है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 सही है, जिसमें क्या होगा, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और खानवा का युद्ध याद रखेंगे, खाना खाएगा तो बाबर, ठीक है, आएगा बाबर, खाना खाएगा, खानवा खाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने, बाबर ने कौन कौन सी युद्ध लड़ा, तो एक लड़ा था पानीपत का युद्ध, ठीक है, उसके बाद लड़ा था खानवा का युद्ध, उसके बाद आएगा चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, उसके बाद आ जाएगा आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है, याद रखना है। खानवा के युद्ध में किससे लड़ा था, तो सांगा से लड़ा था, ठीक है, सांगा से, और बहुत ज़्यादा वो अच्छा से जीतने में सफल हुए, खानवा का युद्ध, ठीक है। ओके, चलो 26, तो ये 1527 हो जाएगा, 1527, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक के ऑप्शन है विवेकानंद, निश्चलानंद, चित्तयानंद, उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो इसका है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। एक रचना और इसका है पाखंड खंडन। क्या है, पाखंड खंडन, ठीक है, पाखंड खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य। एक रचना क्या है, वेद भाष्य, वेद भाष्य। और दयानंद के बारे में जान ले तो ये शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। और थोड़ा सा जाने तो 2 इसका विद्यालय बनेगा, गुरुकुल कांगड़ी, और एक बन जाएगा डीएवी कॉलेज, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी को कौन संभालेगा, हंसराज संभालेगा, और डीएवी कॉलेज को लाला लाजपत राय संभालेगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक कमेंट भी है बहुत प्रसिद्ध, बुरे से बुरे देसी राज्य से अच्छा से अच्छे विदेशी राज्य नहीं हो सकते, ठीक है। विवेकानंद के बारे में पूरे जानते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, सुभाष चंद्र बोस और मोहन गांधी। इसका आंसर है एम.ए. अंसारी, क्योंकि 1928 का जो सम्मेलन था उसका अध्यक्षता यही खुद किया था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू की बात याद रखेंगे कि 1928 में इन्होंने क्या दिया था, नेहरू रिपोर्ट दिया था। क्या दिया था, नेहरू रिपोर्ट दिया था, ठीक है। ओके, इसी के आधार पर 1935 का एक्ट बना हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस को तो हम लोग पूरे जानते ही हैं, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, आईएनए की स्थापना, ये सारा चीज में इसका नाम आता है। एम.के. गांधी, महात्मा गांधी को तो सब जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ आंदोलन नहीं हुआ था। 9 क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता सुवर्ग नहीं है। देखिए, लखनऊ समझौता 1916 बिल्कुल सही है, गांधी अरविंद समझौता 1932 सही है, ठीक है, शिमला समझौता 1945 ये भी सही है, लेकिन पूना समझौता 1947 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। तो पूना समझौता क्या था, तो यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल, कल पढ़ाया था इसको। और यरवदा जेल में एम.के. गांधी थे, ठीक है। और यहाँ पे कौन थे, हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को आपको लेके चलना है, ठीक है। लखनऊ समझौता क्या था, तो लखनऊ समझौता क्या था बोलेंगे तो कांग्रेस का नरम दल व गरम दल, इन दोनों का क्या था, एक्टिव पार्ट था, ठीक है। यहीं से क्या हुआ, एकीकरण हुआ। गांधी अरविंद समझौता क्या था, गोलमेज सम्मेलन से हुआ था गांधी अरविंद समझौता, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई थी। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई थी। शिमला समझौता 1945 है, जिसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद है। 26 अप्रैल भी याद रखना है, 26 सितंबर सॉरी। 10वां क्वेश्चन है, विश्व युद्धों के बीच सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में समझ। देखो, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, तो ये लाइन ही गलत है। अनुशीलन समिति की स्थापना नहीं की थी, अपने को एक सत्य ढूंढना है। भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल चाकी ने एचआरए की स्थापना की, ये भी गलत है। और सूर्य सेन ने एचएसआरए की स्थापना गठित की, ये भी गलत है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, किया था बारिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने। ये दोनों किससे जुड़े थे, युगांतर से जुड़े थे, सांध्य से जुड़े थे, और किससे जुड़े थे,
युगांतर, सांध्य और एक हो जाएगा काल, क्या काल, इस पत्रिका से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रफुल्ल चाकी HRA की स्थापना की थी। प्रफुल्ल चाकी ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था और भगत सिंह ने किया था। ठीक है, और HRA की स्थापना की थी तो भगत सिंह ने किया था, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, समाज को साथ लेने की बात कही गई थी। ठीक है, ओके, तो सारे सम्मेलन कौन कौन है, सारी चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह की बात करें तो ये जो हुआ था वेलेजली, देखो तो इसका जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड जॉर्ज बोल्लो के समय हुआ था। इसी समय राजपुर घाट की संधि हुई थी मराठों से। किसकी? राजपुर घाट की संधि किसके साथ? मराठों की संधि। ठीक है, देखो वेलेजली, लॉर्ड मिंटो 1909, ओके, ये 1899 और ये हो जाएगा 1893। ठीक है, तो जैसे सर्विस सेक्टर के जनक कौन है? सर्विस सेक्टर के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मिंटो क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन लाए थे 1919 में। और वेलेजली ने क्या किया था? सहायक संधि चलाया था। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। ठीक, ओके, तो इस प्रकार हमारा आज का टोटल 11 क्वेश्चन था, वो खत्म होता है। इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के पार्ट देखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।